स्टार्ट कर एमडी के फिजिक्स सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग उसमें दो टॉपिक्स है। हम वो कवर करेंगे सर। एंड इसमें हम कोशिश करेंगे बिकॉज टाइम बहुत कम है, जून में ही इंडिकेट होने वाला है। सो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम लेक्चर में ही कवर करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए और ज़्यादा बुक वगैरह देखनी ना पड़े और आपके लेक्चर्स में ही सब कुछ कवर है। सही है। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड मोशन। तो उसकी जो टॉपिक्स मेंशन है कोर्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि इंडिकेट जो सिलेबस है बिल्कुल उसी के मुताबिक हम जो है आगे जाएंगे। सही है। सो लेक्चर नंबर वन, फोर्स एंड मोशन। The first thing is what is mechanics. Mechanics is the study of motion. We have different kind of motion like straight line motion, circular motion, simple harmonic motion, या हमारे पास वाइब्रेटरी मोशंस हो सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशन। जितने जिस टाइप का भी मोशन हो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, उसको मैकेनिक्स कहते हैं ना। अब हम मैकेनिक्स दो तरह से स्टडी करते हैं, एक हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। सही है। सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? इट इज द स्टडी विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये जा रही है। तो इसका स्पीड लेट्स सपोज 100 किलोमीटर पर आवर है। एंड यहाँ पे आके ये स्लो डाउन हो जाती है। सही है। यहाँ पे इसकी स्पीड लेट्स सपोज 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। सही है। अब यहाँ पे देखो इसकी मोशन में क्या एक चेंज आ गया, 100 किलोमीटर से इसकी स्पीड कम होके 50 पे आ गई। ठीक है। अब हम इसको स्टडी करेंगे कि कितना चेंज आया, ये स्टडी करेंगे। और ये स्टडी नहीं करेंगे कि ये चेंज किस वजह से आ गया। सही है। मतलब कि जस्ट मोशन के बारे में कि किस तरह से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंड हमारे पास उसकी डिस्टेंस, यानी चार क्वांटिटीज हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन क्वांटिटीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ओके। अब हमारे पास डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं डिस्कसिंग द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, मोशन में जिस वजह से हमारे पास चेंज आता है उसको स्टडी करने के लिए उसकी किस वजह से आते हैं, फोर्स की वजह से आते हैं। किसकी वजह से? फोर्स। ओके। हमारे पास किसी भी टाइप के मोशन में चेंज होता है वो हमेशा फोर्स की वजह से आता है। अब हमारे पास दो केसेस होते हैं। एक ये है कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग, हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है यानी उसके मास का सेंटर। सही है। अगर हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ मास पे, तो उस केस को हम पहले लेते हैं। सो फोर्स इज एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, देन तब हमारे पास किस टाइप का चेंज आता है? दिन मोशन। तब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसमें चेंज आता है, यानी उसकी वेलोसिटी जो होती है, स्पीड जो होता है, वो चेंज आता है। सही है। हमारे पास जब हमारे पास किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स एक्ट क्वेश्चन में चेंज आता है। ओके। ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा केस है कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है लेट्स सपोज इस पॉइंट पे। ठीक है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज बॉडी। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, एंड फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तब ये क्या करता है, तब ये इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क हमारे पास चेंज इन रोटेशनल मोशन, चेंज इन रोटेशनल मोशन, जो कि हम चैप्टर 5 में सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन डिटेल से। सही है।
जब हमारे पास फोर्स एक्ट कर रहा होता है सेंटर ऑफ मेस पे तो वो लीनियर मोशन में चेंज लाता है। और जब हमारे पास फोर्स एक्ट करता है ना एक्ट नहीं करता सेंटर ऑफ मेस पे, देन देयर इज चेंज इन रोटेशनल मोशन। सही है। जब हमारे पास फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है तो लीनियर मोशन में हमारे पास यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में उसकी स्पीड या स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा। सही है। और जब हमारे पास लेट्स सपोज कोई बॉडी है एक सर्कल में किसी खास स्पीड से, यानी कि 1 सेकंड में एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, और फिर उसकी जो सर्कुलर स्पीड है एंगुलर स्पीड वो ज्यादा हो जाए, वो 1 सेकंड में 2 रिवोल्यूशन कवर करे, तो इस तरह की चेंज जो कि सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में आते हैं वो किस वजह से आते हैं? जब हमारे पास फोर्स क्या हो, वो सेंटर ऑफ मेस पे एक्ट ना करता हो। जब हमारे पास फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ मेस पे एक्ट नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है? वो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टार्क प्रोड्यूस करता है। सही है। एंड व्हाट इज टार्क? टार्क इज द चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। सही है। जब हम फोर्स एंड टार्क के बारे में पढ़ेंगे तो उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? डायनामिक्स कहेंगे। एंड जब हम सिंपल एक्सेलरेशन या लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन क्वांटिटीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट एंड मोशन। सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ मोशन? सो when there is no change in straight line distance of an object from A to B. Let's suppose मेरे पास एक ऑब्जेक्ट A है, A, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। सही है। एंड ऑब्जर्वर वो होता है जो कि उसको देख रहा होता है, जो कि उसको स्टडी कर रहा होता है। ऑब्जर्वर ओ जो है वो बॉडी ए के मोशन को स्टडी कर रहा होता है। लेट्स सपोज इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। सही है। अब हम रेस्ट के कंडीशन पर जा रहे हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर ही रहे, वो कभी भी चेंज ना हो। अगर ऐसा हो गया कि ये बॉडी ये यहाँ से यहाँ मूव करके आ गया तो इनके दरमियान डिस्टेंस लेट्स सपोज 1.5 मीटर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि इनके दरमियान जो स्ट्रेट दो बॉडीज के दरमियान या बॉडी ए का ऑब्जर्वर ओ के लिहाज से जो डिस्टेंस है, यानी कि देखने वाले से किसी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। वो अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहे, अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहे। सही है। दूसरी कंडीशन ये है कि नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। लेट्स सपोज ऐसा केस भी हो सकता है कि ये बॉडी ए यहाँ पे आ जाए, बॉडी ए, तो स्टिल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ओके। बट अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस है। लेट्स सपोज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ड्रा करूँ और ये मेरा ईस्ट है तो ये मेरा क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट होगा। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, बट इनके क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में हो गया। सही है। तो अगर हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज ना होता हो, अगर हमारे पास डायरेक्शन भी चेंज ना होता एंड इनके दरमियान डिस्टेंस भी चेंज ना होता हो, तब हम क्या कहते हैं कि ये बॉडी किस स्टेट में? रेस्ट में। सही है। रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज और ना इसके डायरेक्शन चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी ए यहाँ पे सर्कल पे मूव करे और इनके दरमियान फिर भी डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। बट इस केस पे पहले डायरेक्शन ये था, फिर डायरेक्शन ये, डायरेक्शन चेंज होने से भी उसका रेस्ट वो रेस्ट में नहीं रहता, फिर हम कहेंगे कि वो मोशन में रहता है। सही है। सो ये हमारे पास रेस्ट हो गया कि किसी बॉडी का देखने वाले यानी ऑब्जर्वर के लिहाज से डिस्टेंस भी चेंज ना हो, एंड दूसरी बात ये कि उसका डायरेक्शन भी चेंज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे। ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास मोशन। अ बॉडी नॉट इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में नहीं है तो वो किस में है? मोशन में। लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी ए and we have observer O.
इनके दरमियान की डिस्टेंस लेट्स सपोज 1 मीटर है। सही है। अब क्या होता है कि हमारे पास बॉडी ए जो है यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाती है। सही है। तो ये बॉडी ए की न्यू पोजीशन है, मतलब बॉडी ए ने मूव किया यहाँ से यहाँ तक। ओके। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास 1 मीटर तो नहीं है ना, 1 मीटर से ज्यादा हो गया। लेट्स सपोज ये हमारे पास 1.4 मीटर है। सही है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। पहले भी डायरेक्शन ये था, अभी भी डायरेक्शन ये, सेम डायरेक्शन में। लाइक अगर ये मेरे पास ये ईस्ट है, तो पहले भी बॉडी ए ईस्ट पे पड़ी हुई थी, अभी भी ईस्ट पे पड़ी हुई है। सही है। सो सच टाइप ऑफ चेंज जो कि सिर्फ डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से आ जाए, डायरेक्शन की वजह से नहीं, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लाइन से निकला है। लाइन, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब हमारे पास बॉडी ए ने मूव किया, तो उसने स्ट्रेट लाइन पे ही मूव किया, यानी इस लाइन पे ही मूव किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, स्ट्रेट मोशन इसने परफॉर्म किया। सही। अब हमारे पास दूसरा एंगुलर चेंज या एंगुलर मोशन होता है, वो किस तरह से होता है? तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरे पास बॉडी ए है, एंड ये मेरे पास ऑब्जर्वर है। ये इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। सही है। अब क्या होता है कि बॉडी ए जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पे बॉडी ए आ जाती है। ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब न्यू डायरेक्शन जो है ये, अब ओल्ड डायरेक्शन और न्यू डायरेक्शन के दरमियान अगर आपके पास नॉन जीरो एंगल हो, सही है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं कि बॉडी ए ने क्या परफॉर्म किया? एंगुलर मोशन जो है वो परफॉर्म किया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके। जब हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस की चेंज होने से डिस्टेंस चेंज होता है, तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, और जब हमारे पास डायरेक्शन चेंज होता है, उसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। जो कि एंगुलर मोशन जो है वो हम चैप्टर 5 में डिटेल से स्टडी करेंगे। सही। नेक्स्ट हमारे पास एक सेंटेंस है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आर रिलेटिव टर्म्स। सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास वो होती है ऑब्जर्वर। हम रेस्ट एंड मोशन को किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफाइन करते हैं। हम रेस्ट एंड मोशन को किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से फाइंड करते हैं। ओके। लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कि आप किसी ट्रेन, ये मेरे पास एक ट्रेन ट्रैक है। सही है। एंड यहाँ पे ट्रेन इसी तरह है, और ये ट्रेन जो है ये इस डायरेक्शन में लेट्स सपोज 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ओके। अब इसमें आप यहाँ पे बैठे हुए, सही है। कुछ टाइम बाद आप जो है लेट्स सपोज आपकी न्यू पोजीशन, ये हमारे पास एक ही, मैं बस ले लेता हूँ, पूरा ट्रेन नहीं लेना। लेट्स सपोज आपकी न्यू पोजीशन, आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं ना, तो आप इस डायरेक्शन में आ गए, यहाँ पे ये आपकी पोजीशन। सही। सो पहले आपका ये ट्रेन था। अब अगर आप ट्रेन के लिहाज से देखें, ये आपकी सीट है लेट्स सपोज, और ये अब आपकी सीट है। तो आपकी सीट से लिहाज से आपका डिस्टेंस कितना है? जीरो। यहाँ पे भी आपके सीट के लिए, आपकी सीट से डिस्टेंस कितना है? जीरो है। यानी कि अगर आप खुद को बॉडी इमेजिन करते हैं, सही है, यू आर द बॉडी, एंड आपका जो ऑब्जर्वर आप चूज करते हैं वो आपकी सीट है। ऑब्जर्वर आपकी क्या है? सीट है। तो उस गाड़ी या ट्रेन की सीट के लिहाज से तो आपका डिस्टेंस वही कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं कि द बॉडी, द पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज सीट एंड बस। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज ये जो ट्रैक है या ये जो रोड है, यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है। सही है। यहाँ पे कोई पोल है। तो उसके लिहाज से अगर देखे, तो पहले आपका डिस्टेंस कितना था? ये लेट्स सपोज ये 50 मीटर है, और अब आपका डिस्टेंस कितना है? ये ये लेट्स सपोज हमारे पास 150 मीटर है। अब इस पोल के लिहाज से आपका डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो पोल के लिहाज से आप कौन सी स्टेट में हो? मोशन में हो। तो द पर्सन is in motion with respect to
पोल। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, द पर्सन इज इन रेस्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि द पर्सन इज इन मोशन। सही है। यहाँ पे कहते हैं पर्सन रेस्ट में, यहाँ पे कहते हैं मोशन में। क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है कि हम ऑब्जर्वर किस चीज को देखते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जर्वर उसका सीट है, तो सीट के लिहाज से तो उसकी पोजीशन या उसका डिस्टेंस या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। बट आउटसाइड द बस कोई चीज अगर है, तो उसके लिहाज से हमारे पास उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये पर्सन जो है, ये एट एट द सिंगल टाइम ये रेस्ट पे भी है, ये मोशन पे भी है। सही है। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे रेस्ट इन मोशन, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जर्वर के लिहाज से देख रहे हैं। जिस ऑब्जर्वर के लिहाज से वो डिस्टेंस इन डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसके लिहाज से वो रेस्ट में है। जिस ऑब्जर्वर के लिहाज से वो डिस्टेंस या डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसके लिहाज से वो किसमें है? मोशन में है। ओके। सो इस लिहाज से हमारे पास रेस्ट इन मोशन वो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कि ये डिपेंड करते हैं कि आप किस ऑब्जर्वर को ले रहे हैं। रिलेटिव का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रिलेटिव का मतलब कि किस ऑब्जर्वर के लिहाज से आप उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज मेरे पास कोई बॉडी है, या कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सही है। मैं उसके लिहाज से कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई मैंने ड्रा कर दिया। ओके। अब हमारे पास ये बॉडी इसने मूव किया, कोई भी मोशन उसने परफॉर्म किया ये। ओके। अब हमारे पास इसकी जो न्यू पोजीशन बनी वो यहाँ पे, ये हमारे पास पॉइंट P2 पे आ गया। एक ऑब्जेक्ट था जो पहले पॉइंट P1 पे पड़ा हुआ था, अभी पॉइंट 2 पे पड़ा हुआ। सही है। अब हम पहले पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। अगर ओरिजिन से आप किसी पॉइंट पे वेक्टर ड्रा करते हैं, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पे P1 का पोजीशन वेक्टर क्या बनता है? P1 का पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये बनता है। एंड P2 का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है। दिस इज, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इस वेक्टर को हम कहते हैं OP1 वेक्टर। एंड इसको हम कहते हैं OP2 वेक्टर। ओके। अब हमारे पास बॉडी कहाँ से कहाँ मूव की थी? बॉडी ने मूव किया था पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। बॉडी ने मूव किया था पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। तो इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा? पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक इसने मूव किया था। ओके। अब यहाँ से अगर आप देखें, हेड टू टेल रूल से ये रिजल्ट वैसे हम निकालते हैं जो कि चैप्टर 2 में। बट यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आप ओ पॉइंट से P1 पे चले जाएं, और P1 से फिर P2 पे चले जाएं, या आप ओ पॉइंट से डायरेक्ट P2 पे चले जाएं, तो ये दोनों आपस में, आपका स्टार्टिंग पॉइंट O है एंड एंड पॉइंट आपका P2 है। यानी कि आप पहले OP1 प्लस फिर आप P1 से P2 चले जाए, जो कि हमारे पास कौन सा वेक्टर है? P1 P2 वेक्टर। ये इक्वल होगा अगर आप डायरेक्ट O से P2 पे चले जाएं। सही है। दोनों केसेस में अगर आप इस रास्ते से जाते हैं, अगर आप इस रास्ते से जाते हैं या डायरेक्ट इस रास्ते से जाते हैं, तो दोनों केसेस में आपका एंड आप कहाँ पे होते हैं? सेम पॉइंट P2 पे होते हैं। सही है। तो अगर आप पहले O से P1 चले जाए और फिर P1 से P2 चले जाए, तो दोनों को प्लस करके ये इक्वल है अगर आप डायरेक्ट O पॉइंट से P2 पे चले जाए। सही। सो ये हमारे पास रिलेशन बना। ओके। नाउ अगर मैं OP1 को उस साइड पे ले जाऊं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। नाउ व्हाट इज P2? P2 इज फाइनल पोजीशन माइनस व्हाट इज P1? P1 इज इनिशियल पोजीशन। सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट, ये P1 P2 वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि बॉडी ने मूव किया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वो वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पे बी पॉइंट क्या है? बी हमारे पास फाइनल पोजीशन है, और ए हमारे पास क्या है? इनिशियल पोजीशन है। सो यहाँ पे P1 एंड P2 में P2 हमारे पास फाइनल पोजीशन है,
एंड P1 हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन है। सो यहाँ पे फाइनल पोजीशन P2 माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। ओके। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास किसी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर मैथमेटिकली किस तरह से निकालते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज एट पॉइंट P2 और 3, बॉडी पॉइंट P2 और 3 पे पड़ी हुई है, देन इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अब अगर आपके पास पॉइंट है XY, सही है, देन इसका पोजीशन वेक्टर OP, पोजीशन वेक्टर को हम OP, क्योंकि वो ओरिजिन वेक्टर होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड P पे एंड होता है, तो वो आपके पास इक्वल होता है, जो आप एक्स कोऑर्डिनेट है इसको I के साथ लिखो, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है उसको J के साथ लिखो। अभी क्वेश्चन में जो पॉइंट हमें गिवन है वो है 2 और 3। तो अगर आपने OP पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 3। सो एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ लिखो एंड वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ लिखो, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 2i+3j, 2i+3j। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं। ओके। अब हमारे पास लेट सपोज जो हमारे पास पॉइंट P1 है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट्स, हम इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और पॉइंट 2 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, 3 डायमेंशन में हम देख रहे हैं। 2 डायमेंशन में अगर करते हैं तो z1 z2 खत्म करो, आपके पास x1 y1 एंड x2 y2 हो जाएगा। सही है। तो अगर आपने P1 P2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डी सिंबल से यानी डी वेक्टर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका इक्वल होता है। देखो हमारे पास जो था P1 and P2 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP2 - OP1। ओके। अब ये मेरे पास P1 पॉइंट मुझे गिवन है, तो OP1 वेक्टर किसकी इक्वल होगा, वो x1i+y1j+z1 k की इक्वल होगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ एंड जी कोऑर्डिनेट को के साथ लिखो। एंड OP2 दैट विल बी इक्वल टू इसके एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ एंड जी कोऑर्डिनेट को के साथ लिखो। सही है। अब यहाँ पे इसको वीडियो सपोर्ट करो। अब OP2 हमारे पास क्या है, x2i+y2j +z2k माइनस OP1 क्या है हमारे पास, तो वो है x1i+y1j+z1k। अगर आप इनको माइनस करते हैं तो इन दोनों टर्म में आई कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 - x1 × i। इन दोनों टर्म में y2 - y1 हो जाएगा, j कॉमन है तो y2 - y1 j कॉमन, और फिर हमारे पास Z2 - Z1 के कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें पॉइंट्स गिवन है। हमारे पास एक पॉइंट जो है इसको मैं P1 का नाम देता हूँ, दिस इज P1, और इसको मैं P2 का नाम दे देता हूँ। तो इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। सो मुझे जो P1 गिवन है, P1 के दैट इज 3 - 2 और 0। ओके। अब इसका अगर मैं OP1 फाइंड करना चाहता हूँ, तो वो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आई के साथ एंड वाई कोऑर्डिनेट जे के साथ और जी कोऑर्डिनेट के साथ लिखो। सही है। एंड सेकेंड पॉइंट मुझे गिवन है P2, P2 इज 0 1 1। सो इसका OP2 अगर मैंने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो आपके पास हो जाएगा 0 एक्स कोऑर्डिनेट को आई के साथ, वाई कोऑर्डिनेट को जे के साथ और जी कोऑर्डिनेट को के साथ। सही है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल है OP2 - OP1। ओके। अब OP2 वेक्टर यहां से मैं लिख लेता हूँ। सो दिस इज 0i+1j+1k माइनस OP1 वेक्टर है 3i - 2j +0k। सही है।
अब जीरो के लिखने की तो यहाँ पे जीरो आई लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। एंड यहाँ पे जीरो के लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। सो ये मेरे पास क्या बचता है? ये मेरे पास बचता है वन जे इज जे, वन के इज प्लस के, ये हो जाएगा -3 आई, ये हो जाएगा -2 जे। अब हमारे पास आई कैसे रहे? एक ही टर्म है आई का। सो ये मेरे पास आ जाएगा -3 आई। जे के मेरे पास दो टर्म है, +1 जे -2 जे, तो ये मेरे पास -जे हो गया एंड प्लस के। सो मेरे पास रिजल्ट इसका क्या बना? -3 आई एंड ये हमारे पास वन। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ये मेरे पास +2 जे आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सो 1 जे + 2 जे, ये हमारे पास +3 जे आ जाएगा। सो -3 आई +3 जे प्लस के की इक्वल आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर होगा। सही है। अब इसका मैं इतना लेंथी प्रोसेस की जगह मैं आपको एक शॉर्ट तरीके बता देता हूँ, वो इस तरह से कि अगर आपने दो पॉइंट्स आपको गिवन है P1 P2, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो ऐसे कर लो कि P2 पॉइंट पहले लिखो 0 1 1, फिर P1 पॉइंट लिखो, P1 पॉइंट है 3 - 2 और 0। अब इस ये माइनस करो, माइनस का मतलब ये है कि 1 से माइनस करो 0 तो क्या बचता है? 1। 1 से माइनस करो -2 तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि इनके साइन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सही है, जिस तरह हम अलजेब्रा में करते हैं। तो 1 + 2 3 बन जाएगा एंड 0 - 3 क्या बन जाएगा? -3। सही है। अब ये आपने लिखे, अब इसके साथ आई लिखो, इसके साथ जे लिखो एंड इसके साथ आप के लिखो। तो इस तरह से आपके पास शॉर्टकट इसका आंसर आ जाएगा। सही है। आपने सेकेंड पॉइंट लिखना है, उससे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करो और फिर एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लिखो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे एंड जी कोऑर्डिनेट के साथ के लिखो, तो आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? मीटर है। दैट इज मीटर, इट इज लेंथ। ओके। और इसका सिंबल सिंबल हम इसके लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, और ये चूंकि वेक्टर है तो इस पे वेक्टर का ऊपर हम एरो हेड भी लगाते हैं। सही है। इसको या हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या एस से, या एल से, या डी से, या सिंपली मैं कभी कभी इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सिंपल डी से भी रिप्रेजेंट करूंगा या आर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये दोनों मैं यूज करूंगा। ओके। और मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं कि अगर हमने कि हमारे पास ए वेक्टर है, अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर और इसको हम मॉड्यूलस के सिंबल में निकाल लेते हैं, या हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका एरो हेड हटा लेते हैं, तो इसका जो बाकी जो सिंबल बचता है वो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड। सो अगर मैं वेक्टर को, अपने वेक्टर को इस डी से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड को या इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा या सिंपल डी में लिखूंगा। तो इसका मतलब होगा कि दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है। एंड मैग्नीट्यूड हमारे पास जो हमने पहले भी पॉइंट किया, जब आप फाइनल पॉइंट OP2 वेक्टर -OP1 वेक्टर, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था वो इक्वल था OP2 -OP1। P2 जो है वो फाइनल है और P1 इनिशियल है। तो D का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ OP2 -OP1 वेक्टर। अब OP2 मेरे पास फाइनल पोजीशन है और ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है। सो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट a vector is the shortest distance between initial and final position point of a object। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, फिर इसने कहीं मूव किया, कोई भी मोशन परफॉर्म किया, फाइनली इस पोजीशन पे आ गया। तो इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। सही है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? दैट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह ले या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कह ले, दोनों एक ही बात है।
सही है। सो डिस्टेंस हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास बॉडी ए है। ओके, इसने मूव किया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ मूव किया, फिर इसने यहाँ मूव किया, फिर इसने ये। ओके, और फाइनली इस पोजीशन पे आ गया। ये हमारे पास इसकी फाइनल पोजीशन है, और ये हमारे पास इसकी इनिशियल पोजीशन थी। ओके, अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स सपोज ये जो है ये हमारे पास 1 मीटर है, फिर ये 2 मीटर, फिर 0.5 मीटर, फिर यहाँ पे ये 1.5 मीटर, फिर ये 2 मीटर। अब इसने जो जो जिस पाथ से ये गया है वो सारे का लेंथ अगर आप मेजर करते हैं, 1 + 2 3, 3.5, 5 एंड 7 मीटर, तो इसके टोटल जो पाथ है उसका लेंथ अगर आप मेजर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 7 मीटर आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सही है। बट अगर आप ऐसे कर लेते हैं कि इसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का अगर आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखते हैं, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सही है। सो यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास 2.5 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मैंने मेजर कर लिया, वो 2.5 आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर है। बट इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, वो टोटल 7 मीटर है। जो जिस पाथ से इसने ट्रेवल किया, अगर आप इस पाथ का लेंथ मेजर करते हैं तो वो आपका डिस्टेंस होगा। अगर आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस से स्केलर क्वांटिटी है, ये भी चूंकि एक लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। और इसका सिंबल जो है वो हम लोअर केस या स्मॉल एस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यानी कि यहाँ पे मेरे पास S इज इक्वल टू 7 मीटर, एंड डी इज व्हाट, डी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वो हमारे पास 2.5 मीटर है। दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन। और ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ। सो ये हमारे पास डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारे पास ये होता है कि डिस्टेंस हमारे पास हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। यानी कि ये तो हमारे पास जीरो होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज जीरो व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जैसे सपोज मेरे पास बॉडी ए है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। सही है। तो टाइम के साथ साथ ये रेस्ट पे ही है, ये कहीं मूव ही नहीं कर रहा, तो हम क्या कहते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारे पास अगर बॉडी मोशन में, बॉडी बी है मेरे पास, वो मोशन में कहीं भी इसने मूव किया, तो इसने पाथ बनाया ना, यानी कि कोई ऐसा पाथ है ना जिसपे इसने ट्रेवल किया, तो उस पाथ का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और लेंथ हमारे पास वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोशन के केस में हमारे पास क्या होगा, एस इज ग्रेटर, यानी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा व्हेन बॉडी इज इन मोशन। सही है। सो यहाँ से दोनों को मिला के अगर आप देखते हैं तो एस is greater than or equal to zero ही होता है। So distance is always non-negative। सही है। डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जनरली बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हमारे पास अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। सही है। लेट्स सपोज ये बॉडी ए है, फाइनल पोजीशन है। सही, चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो लेट्स सपोज ये 2 मीटर है, और तो ये इसका डिस्टेंस हो गया लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है एक्चुअल पाथ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कितना होगा, वो 2 मीटर ही होगा। सही है। सो इस वजह से अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन पर परफॉर्म कर रही है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, वो हमारे पास इक्वल होंगे। अब अगर हमारे पास ये केस हो कि बॉडी ए है, उसने मूव किया पहले यहाँ, फिर यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया। सही है। ये बॉडी की फाइनल पोजीशन है। अभी एन के दरमियान लेट्स सपोज जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, बट ये जो डिस्टेंस है, ये तो लाजमी बात है 2 मीटर से ज्यादा होगा ना। तो ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ जो एस है, दैट इज ग्रेटर देन 2 मीटर।
और जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। सो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस लेस होता है। मोशन इज अलोंग कर्व्ड लाइन, यानी कि ये जो पाथ है ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ नहीं है बल्कि ये कर्व्ड पाथ है। सही है। अगर हमारे पास इस पाथ में भी जाता है इस तरह सर्कुलर पाथ में या किसी भी पाथ में जो कि स्ट्रेट ना हो, उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस। ओके, सो मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू एस व्हेन देयर इज स्ट्रेट लाइन मोशन and displacement is less than distance when there is motion along a curved path। अगर मैं इन दोनों इन इक्वेशंस को मिला लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। सो ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर ये मेरे पास इक्वेशन है डी इज लेस देन और इक्वल टू एस, अगर मैं बोथ बोथ साइड्स को एस से डिवाइड करूं तो डी बाई एस इज लेस देन और इक्वल टू एस बाई एस। एस बाई एस मेरे पास वन आता है तो मेरे पास आ गया डी बाई एस इज लेस देन और इक्वल टू वन। या एस से मैं लिख सकता हूँ कि एस बाई डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये जो रिलेशन है इनइक्वलिटीज है ये आपने याद रखना है। सही है। अच्छा, इट इज पॉसिबल दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज नॉन जीरो व्हेन बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सपोज हमारे पास बॉडी ए है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। सही है। इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी ए, इसने यहाँ मूव किया, लेट्स सपोज सर्कल में मूव किया। ओके, फाइनली इसी पोजीशन पे वापस आ गए। यहां से स्टार्ट किया था। सही है। इस तरह से ये इसी सर्कल में मूव करता रहा एंड वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन थे। बट इस केस में तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल भी वो इसकी फाइनल पोजीशन भी है। तो फाइनल पोजीशन इक्वल है इनिशियल पोजीशन के, तो दोनों कैंसिल आउट, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। इसके फाइनल पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। बट अगर आप लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ देखें तो ये हमारे पास एक्चुअल पाथ है ना, ये वाला। इसका लेंथ जो है ये तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की इक्वल है। सो इस केस में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। सो ऐसा केस भी हो सकता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो बट डिस्टेंस जीरो ना हो। अगर बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को बॉडी मूव करती है और वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे, यानी उसकी फाइनल पोजीशन जो है अगर वो इनिशियल पोजीशन की इक्वल है, तब हमारे पास ये केस होता है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।